नमस्कार दोस्तों, जननी तकलीफ में आपका हार्दिक स्वागत है। टीजीटी पीजीटी मैथ्स की कंप्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज़ का डे 4 है ये, और ये कोऑर्डिनेट का लेक्चर नंबर 2 है। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट है हमारा विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फार्मूला। तो इसमें दो प्रकार का विभाजन सूत्र हम पढ़ेंगे, एक अंतः विभाजन और एक बाह्य विभाजन। तो पहला हम देखते हैं अंतः विभाजन, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनल डिवीजन। क्या होता है इंटरनल डिवीजन? मान लेते हैं हमारे पास कोई दो पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहले आप कार्तीय तलेख बना लीजिए। मान लेते हैं एक पॉइंट हमें दिया गया है ए, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, और एक पॉइंट हम ले लेते हैं बी, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है, अब ए और बी को मिलाएंगे तो ए बी रेखा बनेगी। अब इस ए बी रेखा को यहाँ पर हम कोई पॉइंट मान लेते हैं पी। जो बिंदु बी है वो m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है। तो उस समय जो हमारा विभाजन का सूत्र होगा वो क्या होगा, और जो बिंदु P है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, x, y हमने कोऑर्डिनेट मान लिए। तो हमें कोई भी रेखा ए बी दी जाएगी और उसको बताया जाएगा कि भाई ये बिंदु जो है इस इतने इतने अनुपात में विभाजित करता है। तो उस बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने होंगे। तो क्या करना होता है, सबसे पहले देखिए, अगर इसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 है तो ये वाली दूरी x1 हो जाएगी और ये वाली दूरी y1 हो जाएगी। सिमिलरली पीछे पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, अगर ये इसके कोऑर्डिनेट है तो ये टोटल दूरी हमारी x2 हो जाएगी और यहाँ पर ये टोटल दूरी हमारी y2 हो जाएगी। इस बिंदु से भी एक लंब डाल दीजिए और इससे इस पे एक लंब डाल दीजिए और इस बिंदु से इस पे एक लंब डाल दीजिए। इसका नाम हम लोग ले लेते हैं s और इसका नाम हम लोग ले लेते हैं r। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे। एक आपको ये वाला त्रिभुज दिख रहा होगा, इसका नाम है APS, और एक त्रिभुज आपको ये दिख रहा होगा जिसका नाम है PR और B। ठीक है, दो त्रिभुज यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं, हमने क्या माना था, सबसे पहले माना करें त्रिभुज APS तथा त्रिभुज BPR, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के समरूप हैं। समरूप त्रिभुजों की क्या खास बात होती है, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई दो त्रिभुज हमारे समरूप हैं, मतलब अगर हमारा APS समरूप है त्रिभुज PBR के, तो इनकी जो संगत भुजाएं होंगी वो अनुपातिक होंगी। संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों दूसरे के समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। अब संगत भुजाएं क्या होती हैं, तो किसी त्रिभुज की वो भुजाएं, अगर हमने किसी त्रिभुज दो त्रिभुज लिए हैं और उन दो त्रिभुजों में जो बराबर कोण हैं उनके सामने की जो भुजाएं होती हैं वो हमारी भुजाएं भी क्या होती है, संगत कहलाती हैं। जैसे अगर आपने इसमें मान लीजिए ये वाला कोण लिया 90 डिग्री का, तो इस 90 डिग्री के सामने इसमें कोण ये 90 डिग्री इसके बराबर है, तो इस कोण ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो इनके सामने की ये भुजा पड़ेगी तो इसके सामने की ये भुजा पड़ेगी, तो ये दूसरे के क्या होंगी, संगत होंगी। अगर त्रिभुज हमारा समकोण है तब तो संगत निकालना बहुत ही आसान है। कर्ण के संगत कर्ण होगा, लंब के संगत लंब होगा और आधार की संगत आधार होगा। लेकिन अगर त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज नहीं है तो उस समय आपको संगत भुजाएं पकड़ने के लिए आपको कोणों को पकड़ना होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम ले लें इसका AS, मतलब अगर ये तो समकोण त्रिभुज दिख रहा है तो अगर इसका आधार ले लेंगे तो इसका भी आधार लेना पड़ेगा। ठीक, इसका आधार क्या हो जाएगा, PR, एक इसके बराबर हो जाएगा। अगर इसमें हम PS ले लें पहले में तो अगला हो जाएगा PR, अगर पहले में हम AP ले लें तो दूसरे में क्या हो जाएगा, BP हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये इसके अनुपात में बराबर होगी, ये इसके अनुपात लंब बराबर होगा और ये कर्ण जो होगा इसके अनुपात में बराबर होगा। मान रख देते हैं इसका, तो x माइनस x1 है इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू है x2 माइनस x, और ये जो हमारा ये जो कर्ण है इनका अनुपात हमने मान रखा है m और n, तो इसको हम बराबर कर देंगे m और n के। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सॉल्व करने के बाद जो आपका x आएगा वो आएगा mx2 प्लस nx1 और अपॉन में m प्लस। ठीक है, इसी प्रकार इस वाले को जब हम सॉल्व करेंगे y के लेकर, तो हमारा जो y बनेगा वो बनेगा my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस। ठीक है, तो यही हमारे क्या होते हैं, निर्देशांक होते हैं P पॉइंट के x, y। क्या निकल के है, पहला हमारा आया mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, दूसरा निकल गया है my2 प्लस ny1 और अपॉन में m प्लस। ठीक है,
तो एग्ज़ाम में तो आपको फार्मूला ही याद रखना है, लेकिन अगर आप फार्मूला भूल जाते हो और अगर आप ड्राइव करना चाहते हो तो इस तरह तुरंत आप 2 पॉइंट बनाकर, 2 त्रिभुज बनाकर और उनकी भुजाओं को अनुपातिक करके वहाँ पर मान रखकर भी आप इसका फार्मूले को ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसा कि आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सूत्र को याद ही रखना पड़ेगा। तो ये हमारा अंतः विभाजन का है। सिमिलरली इसी तरह हमारे मान लीजिए अगर कोई बाह्य विभाजन का सूत्र भी बिल्कुल इसी तरह होगा, बस वहाँ पर प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बाह्य विभाजन का मतलब क्या है कि रेखा के बाहर बिंदु जो है कोई पी है जो उस रेखा को 2 टुकड़ों में बांटता है या 2 अनुपातों में विभाजित करता है। तो अगला है हमारा बाह्य विभाजन का, सेम सूत्र रहेगा x, y के कोऑर्डिनेट, बस प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा mx2 माइनस nx1 और अपॉन में m+n, ये x की वैल्यू हो जाएगी। y कोऑर्डिनेट भी सेम हो जाएगा my2 माइनस ny1 और अपॉन में m-n, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा m-n, बस। तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस कर देना है आपको। अंतः विभाजन में वैल्यू प्लस में रहती है, बाह्य विभाजन में माइनस में। और इसका अगर आप डायग्राम बनाना चाहेंगे तो कुछ फिगर ऐसा बनेगा, ये आपका पॉइंट ए हो जाएगा, यहाँ कहीं मान लीजिए पॉइंट बी है, तो इसको बाह्यता विभाजित यहाँ पर इस बार पॉइंट हमारा पी कहाँ होगा, कहीं बाहर होगा, और वो उसको विभाजित कर रहा होगा m/n के अनुपात में, ठीक है। फिर से अगर पॉइंट बनाना चाहेंगे तो आप इसको x1 y1 मानेंगे, तो ये वाली दूरी x हो जाएगी, x1 हो जाएगी और ये दूरी y1। इसी तरह अगर आप इसके पॉइंट को x2 y2 मानेंगे तो ये दूरी x2 हो जाएगी और ये दूरी y2। और यहाँ पर अगर आप इसको x और y कोऑर्डिनेट मान लेंगे तो ये दूरी y हो जाएगी और टोटल दूरी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। फिर उसी तरह दोनों 2 त्रिभुज बनाकर आप और उनके क्या कर सकते हैं, समरूप प्रूव कर सकते हैं। तो वैसे ही फिर से आप समरूप त्रिभुज बनाकर और दोनों के जो मान है वो निकाल सकते हैं। फिलहाल आपको फार्मूला याद रखना है, जब भी अंतः विभाजन का सूत्र पर सवाल आता है तो वैल्यू प्लस में रहती है, और जब बाह्य विभाजन के बारे में पूछता है तो बस ये प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, इसको हम बहुत जगह पर यूज़ करेंगे, माध्यिका में और बहुत जगह पर। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हमारे पास 2 रेखा एक दूसरे को मिला रहे हैं, 2 बिंदु एक दूसरे को मिलाकर एक रेखा बना रहे हैं, मान लीजिए x1 ये y1 है और ये x2 y2 है, तो इस सेक्शन फार्मूले से ही बना है, मतलब विभाजन सूत्र से ही बना है पॉइंट। बस यहाँ पर इस बार क्या है कि मध्य बिंदु निकालना है, इसका मतलब अनुपात इस बार क्या है, 1:1 का है। और जब आप m की वैल्यू भी 1 कर दोगे, n की वैल्यू भी 1 कर दोगे, अंतः विभाजन का सूत्र लगेगा। यहाँ पर अंतः विभाजन की बात कर रहे हैं क्योंकि मध्य बिंदु निकाल रहे हैं, तो m की वैल्यू भी 1 कर दोगे और n की वैल्यू भी 1 कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, x2 और x1 ऊपर हो जाएंगे, नीचे 1 + 1 2 हो जाएगा। तो इस तरह जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बनते हैं x, y के p के, वो हमारे क्या बनते हैं, mb1 nb1, तो हो जाएगा x1 + x2, और y में क्या आता है 2। सिमिलरली यहाँ भी m1 को 1 कर देंगे तो y1 + y2 और y में 2, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला कब बनता है, जब मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने होते हैं। तो ये फार्मूला भी याद रखेंगे, क्वेश्चन में ज़्यादा यूज़ होगा। फिलहाल ज़्यादातर क्वेश्चन आपके जो है अंतः विभाजन पर पूछे जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 6 है हमारा त्रिभुज का केंद्रक, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो अगर हम बात करते हैं त्रिभुज के केंद्रक की, तो पहले इसके परिभाषा की बात करते हैं कि केंद्रक होता क्या है। तो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास कोई त्रिभुज दिया गया है, A B C, तो उनकी जो माध्यिकाएं होती हैं, माध्यिकाएं क्या होती हैं, शीर्ष से खींची गई सामने वाली भुजा पर वह रेखा जो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, माध्यिका कहलाती है। तो मान लीजिए ये एक माध्यिका है हमारी, बी से हमने खींचा, मान लीजिए ये हमारी एक माध्यिका है, और इधर सी से हमने खींचा, तो मान लीजिए ये हमारी माध्यिका है। इसको पॉइंट को नाम दे देते हैं डी, इस वाले को नाम दे देते हैं ई, और इसको नाम दे देते हैं एफ, ठीक है। तो केंद्रक की परिभाषा समझ में आ गई। केंद्र क्या है, जो हमने त्रिभुज की माध्यिकाएं बनाई हैं, वो माध्यिकाएं तीनों जहाँ एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती हैं, वो हमारा उस त्रिभुज का केंद्रक होता है। इसके मान लीजिए हम कोऑर्डिनेट x1 y1 मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट हम x2 y2 मान लेते हैं,
और इसके कोऑर्डिनेट हम x3 y3 मान लेते हैं। तो यहाँ पर बात आती है जो हमारा केंद्रक है, इसको मान लीजिए कुछ नाम दे दीजिए, मान लीजिए g नाम दे देते हैं। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? तो देखिए अभी आपने क्या पढ़ा है, मध्य बिंदु के निर्देशांक पढ़ा है, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, डी मध्य बिंदु है, क्योंकि ये AD क्या है, माध्यिका है। तो अगर हम डी के निर्देशांक की बात करें तो आप इजीली बता सकते हैं। अभी आपने मध्य बिंदु का फार्मूला पढ़ा था, क्या होते हैं डी के निर्देशांक? x1 + x2/2 और y1 + y2/2, यही तो। यहाँ पर जब मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x2 है और यहाँ पर x3 है, तो हो जाएगा x2 + x3 और y में 2 हो जाएगा। इसी तरह y कोऑर्डिनेट ऐड करके हाफ कर दीजिए, तो हो जाएगा y2 + y3 और y में 2 हो जाएगा। तो ये किसके निर्देशांक मिल गए हमें? डी के मिल गए। अब एक और बात हम जानते हैं, जो हमारी ये जो पॉइंट जी है हमारा, ये AD को 2:1 में विभाजित करता है। जो हमारी माध्यिका होती है उसको जो हमारा केंद्रक होता है वो 2:1 में विभाजित करता है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो हमें अनुपात भी चल गया, इसका अनुपात 2 है, इसका अनुपात 1 है। अब अगर आप बात करो AD पर, तो अभी आपने क्या पढ़ा था, विभाजन सूत्र पढ़ा था। विभाजन सूत्र यहाँ पर आप लगा देंगे तो बिंदु जी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? बिंदु जी के निर्देशांक ये हो जाएंगे आपके x1 + x2 + x3 और यहाँ m+n करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। यहाँ पर करेंगे तो y1 + y2 + y3 और y में क्या हो जाएगा 3। तो ये है आपके जी के निर्देशांक यानी केंद्रक के निर्देशांक। ठीक है, तो आपको सूत्र याद रखना है केंद्रक के निर्देशांक का। बाकी अगर आप भूल जाते हैं तो इस तरह आप बना भी सकते हैं मध्य बिंदु के सूत्र की मदद से। तो यहाँ पर क्या क्या बातें जानने वाली थी आपके, एक आपको केंद्र की परिभाषा पता होनी चाहिए कि माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है, मतलब प्रतिच्छेद बिंदु होता है। दूसरा, आपको माध्यिकाओं के बारे में पता होना चाहिए कि मध्य शीर्ष से डाले गए सामने वाली भुजा प्रवाह रेखा जो शीर्ष सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है वो माध्यिका कहलाती है। और उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारी माध्यिका होती है, जो हमारा केंद्रक होता है, माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अच्छा, इसी में एक नोट पॉइंट की तरह हम लोग कर लें, जिस पर क्वेश्चन आपका TGT में पूछा गया है कि कभी कभी आपको क्या करता है, त्रिभुज के मध्य बिंदु के निर्देशांक दे देता है और फिर आपसे कहता है कि केंद्रक निकालिए। तो उस कंडीशन पे भी इसको नोट पॉइंट मान लीजिए। तो उस कंडीशन पे भी मान लीजिए हमें ये हमारा मध्य बिंदु के निर्देशांक है, पहली भुजा का मध्य बिंदु, फिर दूसरी भुजा का मध्य बिंदु, फिर तीसरी भुजा का मध्य बिंदु, उनके निर्देशांक देकर अगर आपसे केंद्रक पूछा है तो वहाँ भी आप ये सूत्र को लगा सकते हो। मतलब मध्य बिंदुओं का जो केंद्रक होता है और त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। और इस पर आपका TGT में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 7 है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस हो गई और ये हमारा y एक्सिस हो गई। मान लेते हैं हमारे पास 3 पॉइंट हैं, a x1, y1, एक b मान लेते हैं x2, y2 और एक हम c मान लेते हैं कुछ x3, y3 और हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एग्जाम पर्पज से आपको केवल फार्मूला ही याद करना है, लेकिन यहाँ पर हम डेरिवेशन भी देख लेते हैं। तो यहाँ से एक लंब डाल दीजिए, यहाँ से एक लंब डाल दीजिए और यहाँ से एक लंब डाल दीजिए। इसका नाम m मान लेते हैं, इसका नाम l मान लेते हैं और इसका नाम n मान लेते हैं। ये आपका y डैश हो गया, ये आपका x डैश हो गया और ये आपका पॉइंट O हो गया। ठीक है, अब हमें किस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, हमें चाहिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर पंचभुज ABMNC का क्षेत्रफल माइनस समलंब BMNC का क्षेत्रफल। ठीक है, अब पंचभुज आते हैं ABML
सॉरी ABMNC, ठीक है, ये हमारा पंचभुज हो गया। भाई हमें किसका क्षेत्रफल चाहिए? हमें सिर्फ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे और उस पूरे के क्षेत्रफल से इस समलंब के क्षेत्रफल को, ये वाला जो हमारा क्षेत्रफल एरिया है, इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ही तो बचेगा। तो हमने क्या लिखा है पहले, पंचभुज ABMNC मतलब पूरे का क्षेत्रफल, और उसमें से माइनस क्या कर देंगे, समलंब का क्षेत्रफल। अब पंचभुज तो आपको पता ही चल रहा है जिसकी 5 भुजाएं हों। समलंब क्षेत्रफल के बारे में समलंब चतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है तो समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी 2 भुजाएं हमारी क्या होती हैं, समांतर होती हैं। अब इसके लिए अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका फार्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब इसको हम अगर a मान लें, इसको b मान लें तो a + b हो जाएगा, और इनटू में होता है ऊंचाई, मतलब बीच के दोनों के बीच की दूरी, मतलब इनटू h, ठीक है। तो ये हमारा क्षेत्रफल का फार्मूला होता है समलंब चतुर्भुज का। तो यहाँ पर हम 2 चीज़ें जान लिए कि समलंब चतुर्भुज होता क्या है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी 2 भुजाएं समांतर हों। दूसरी बात, हमने उसका क्षेत्रफल देख लिया कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब जो समान भुजाएं हैं, मतलब समांतर भुजाएं हैं, उनका योग और गुणे में ऊंचाई। तो अगर हम इस बात करें यहाँ पर, ये जो हमारा चतुर्भुज दिख रहा है BMNC, तो इसमें समांतर भुजाएं आपको दिख रही हैं कि नहीं भाई? BM और NC क्या है, हमारी समांतर भुजाएं हैं, तो ये एक हमारा समलंब चतुर्भुज है। चलिए आगे देखते हैं। अब पंचभुज का तो आप क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर हम इस पंचभुज की बात करें तो इसको भी हम 2 समलंब चतुर्भुजों में तोड़ सकते हैं। आप देखिए, तो एक ये वाला टुकड़ा और एक इधर का टुकड़ा, ये दोनों हमारे क्या है, समलंब चतुर्भुज हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं समलंब चतुर्भुज कौन सा हो गया, ABML, इधर वाला एक और ये वाला दूसरा, ये वाला जो है, प्लस समलंब दूसरा हमारा क्या हो गया, ALNC, ठीक है, का क्षेत्रफल। तो इस पंचभुज के क्षेत्रफल को हमने 2 भागों में लिख लिया, एक इतना ये वाला पार्ट और दूसरा हमने इधर से ये वाला पार्ट, इसमें पूरा हमारा पंचभुज कवर हो गया। और माइनस में क्या है, समलंब का क्षेत्रफल, समलंब कौन सा, ये वाला जो हमारा बचा था, BMNC का क्षेत्रफल। अब सारे समलंब चतुर्भुज हो गए तो उसका क्षेत्रफल का सूत्र अभी आपने देखा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुणे में ऊंचाई। लगा दीजिए। पहले हम लगाते हैं ABL में, मतलब इधर वाले में। तो इधर वाले में आपको ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या दिख रही है, समांतर दिख रही हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 ml। ml क्या है, इन दोनों के बीच की ऊंचाई, और फिर भुजाओं का योग, मतलब BM + AL, ठीक है। प्लस दूसरा निकालते हैं 1/2, इस बार ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी, ये वाली LN, और समांतर भुजाएं ये दोनों हैं। तो ये हो जाएगा आपका LN, योगफल हो जाएगा आपका AL + CL, और इसमें से माइनस क्या करेंगे, जो तीसरा वाला था, ठीक है, BMNC वाला। तो 1/2, इसमें जो हमारा ऊंचाई हो जाएगा वो हो जाएगा आपका MN, और 2 भुजाओं का योग करना है, हो जाएगा BM + CM। अब आ जाते हैं 1/2, ऊंचाई की बात करेंगे यहाँ की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें MN की, तो MN की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो यहाँ से देखिए, ये हमारी ML है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या है, x1 है पूरी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या थी, x2। तो ये दूरी क्या आ गई, x1 - x2। सिमिलरली उसके बाद ये आपके जो दोनों हैं BM और AL, ये तो आपके y कोऑर्डिनेट है, तो ये y1 और y2 हो गया। इसी तरह अगले पे आते हैं LN की दूरी निकालने के लिए। तो LN की दूरी कैसे निकलेगी, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी, x3, और उस x3 में से आपको x1 को माइनस करना पड़ेगा, तो x3 - x1, और बाकी ये दोनों आपके तो y के कोऑर्डिनेट है, y1 + y3। फिर माइनस का हाफ लगाया, और फिर से बात करते हैं MN की। तो MN निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको x3 में से x2 को माइनस करना पड़ेगा। इस बारे में ये दूरी चाहिए, तो टोटल दूरी में से आपको ये वाली दूरी हटानी पड़ेगी, तो x3 - x2 हो गया, और लास्ट में क्या हो गया आपका, y कोऑर्डिनेट है, मतलब BM और CM, तो इनकी वैल्यू y2 और y3 हो गई। पूरे को आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। तो ये हमारा जो सूत्र निकल के आया, ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जब हमें त्रिभुज के तीनों निर्देशांक
दिए गए होंगे। एग्जाम पर्पज से आपको केवल सूत्र याद होना चाहिए, बाकी अगर आप डिराइव करके देखना चाहते हैं तो इस तरह आप इसको निकाल सकते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो इसको भी आप कर सकते हैं त्रिभुज के ही मदद से। उस चतुर्भुज को दो भागों में बांटकर दो त्रिभुज बनाकर और फिर उनका क्षेत्रफल निकाल कर जोड़कर कर सकते हैं। अदरवाइज इसका डायरेक्ट फार्मूला जो होता है वो आपका होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 y1 x2 y2 प्लस x2 y2 x3 y3 प्लस x3 y3 x4 y4। क्योंकि चतुर्भुज है तो यहाँ पर आपको 4 निर्देशांक दिए जाएंगे, x4 y4 x1 y1। तो इस तरह भी आप इस सूत्र का भी यूज़ करके आप जो है चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको त्रिभुज का सूत्र याद है तो आप उस चतुर्भुज को मतलब जो आपका चतुर्भुज दिया है उसको दो त्रिभुज भागों में करके विकर्ण की मदद से और उनका क्षेत्रफल निकाल के योग भी कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट है आपका 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबिंब। कोई डेरिवेशन, कोई फार्मूला, इसका कोई सूत्र नहीं है, लेकिन इस पर टीजीटी पर 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो संरेख का मतलब क्या होता है कि एक ही रेखा पर तीनों बिंदुओं का होना। तो उस समय बस आपको क्या करना है, जो 3 बिंदुओं से आपको जो क्षेत्रफल बनाना है वो क्षेत्रफल आपको 0 कर देना है बस। तो क्षेत्रफल का सूत्र आप पीछे देख ही चुके हैं। क्या क्षेत्रफल का सूत्र था आपका, डेल्टा बराबर 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। तो बस यही होता है आपका संरेख के लिए प्रतिबंध। तो अगर 3 बिंदुओं को संरेख दिखाना होगा तो वहाँ पर आपका क्षेत्रफल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, इस पर क्वेश्चन बने हुए हैं, 3 पॉइंट दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि बताइए तीनों पॉइंट हमारे कैसे होंगे। तो वहाँ पर आपको बस क्षेत्रफल निकाल के देख लेना है। अगर क्षेत्रफल हमारा 0 आ जाता है तो हमारे प्रतिबिंब पॉइंट कैसे होंगे, हमारे कोलिनियर होंगे, मतलब संरेख होंगे। और कभी कभी क्या करता है कि पहले से ही बोल देता है कि भाई संरेख हैं, तो फिर आप उसमें से किसी एक पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट में से किसी एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू नहीं देता है के मानकर और फिर कहता है उसकी वैल्यू फाइंड करिए। तो वहाँ पर आपको एरिया जो है पहले से 0 लेकर चलना होता है। तो यहाँ पर आपका क्लास 10th का जो आपका निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी इस लेक्चर में कंप्लीट होती है। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्लास 11th की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर अगले लेक्चर में हम उसके प्रीवियस क्वेश्चन जो हमारे टीजीटी और पीजीटी में पूछे गए उनको सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।